आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल क्लासेस में। तो चलिए आज का वीडियो है आईटीआई फर्स्ट ईयर ट्रेड आईसीटीसीएसएम। तो आप लोग को बता दें कि 3 क्लास ऑलरेडी हो चुका है, आज चौथा क्लास करने वाले हैं। तो चलिए चौथा क्लास में आपको क्या पढ़ना है चलिए पहले आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, आपको बता दें 1 में और ये 2 है ना, ये जान लीजिए। यानी 1 में आपको दिया हुआ है इंडक्टेंस और दूसरा में है क्या है कैपेसिटेंस और तीसरा में है रेजिनेंस। ठीक है, तो इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है, एक का होता है इंडक्टेंस का अधिष्ठापन, ठीक है, और दूसरा कैपेसिटेंस का क्या होता है समाई, और तीसरा का रेजिनेंस का हिंदी क्या होता है अनुनाद। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें इंडक्टेंस का आपका परिभाषा थोड़ा बता देते हैं तो अच्छा रहेगा। चलिए जान लीजिए, किसी चालक का वह गुण होता है जो चालक से प्रभावित विद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, माने धारा जब प्रवाहित होता है तो उसमें क्या करता है, रुकावट डालता है ना, उसी को इंडक्टेंस कहते हैं ना। तो इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको अधिष्ठापन बोलते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक जान लीजिए, इसका एसआई मात्रक है हेनरी। क्या है इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से चलिए आगे आपको बता देते हैं। दूसरे का कैपेसिटेंस का भी परिभाषा आपको बता ही देते हैं क्योंकि दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, इसका परिभाषा होता है संधारित्र का एक गुण जो विद्युत आवेश को संचरित करने की उसकी क्षमता का वर्णन करता है। ठीक है, यानी शक्ति का जो उसका आवेश जो होता है उसको दिखाने का प्रयास करता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, इसका आपका बता दें, इसका एसआई मात्रक क्या होता है फराडे होता है, इसका एसआई मात्रक फराडे होता है। ठीक है, चलिए रेजिनेंस का जान लीजिए, रेजिनेंस को आपको बता दें, इसका परिभाषा होता है रेजिनेंस की वह कुछ आवृत्ति पर बहुत अधिक आयाम के साथ दोलन करते हैं, उसे अनुनाद या रेजिनेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से आपको इस सब को परिभाषा बताते हुए आपको बता दिए हैं तो आपको बहुत अच्छा हेल्प मिल जाएगा क्या यानी इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिनेंस क्या होता है। चलिए तो आपको ये वीडियो इतना तो अच्छा लगा होगा। चलिए इसे और आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं। चलिए तो सवाल अब शुरू करते हैं। आपको सीबीटी एग्ज़ाम को पहले आपको बता दें कि सीबीटी एग्ज़ाम के लिए ये आपको जो अभी एक क्लास चल रहा है बहुत आपको बेटर होने वाला है, जो कि आप अगर रेगुलर आप वीडियो अगर देखते हैं तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए कि आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, रोज़ आप लोग क्लास देखने का प्रयास कीजिएगा, रोज़ 1-2 क्लास रोज़ आपको यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से अपना वीडियो देखिएगा। चलिए तो आपको एक नंबर सवाल है, कौन सा घटक धारा में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा प्रेरक। ठीक है, 2 नंबर सवाल देख लीजिए, प्रेरक तत्व की इकाई क्या है? प्रेरक तत्व की इकाई क्या है? हेनरी होता है। क्या होता है? हेनरी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देख लेते हैं। 3 नंबर सवाल देख लीजिए, कौन सा प्रेरक तत्व का मान निर्धारित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर सवाल देख लीजिए, कुंडल का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उच्च आवृत्ति प्रेरक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 5 नंबर सवाल देख लीजिए, श्रेणी में जुड़े 2 प्रेरक 10H और 15H कुल प्रेरक तत्वों का मान ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ता है, दोनों को जोड़ देना पड़ता है ना, तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 25H आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए 6 नंबर देख लीजिए, एक कॉइल में धारा बदलने में प्रवाह पर पास में कॉइल में EMF को प्रेरित होने वाले प्रभाव का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, अन्योन प्रेरण। ओके, 7 नंबर सवाल देख लीजिए, रिलेक्टेंस की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर टर्न्स
वेपर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर सवाल देख लीजिए। मैग्नेटाइजेशन की किस विधि का उपयोग वाणिज्य उद्देश्य को स्थापित चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, प्रेरण विधि। ठीक है, 9 नंबर सवाल देख लीजिए। एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच का संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, A1 इक्वल V1 एंड A2 इक्वल V2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। दस नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन स्टील की रचना कैसे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी स्टील 93 और सिलिकॉन 77%। ठीक है, 11 नंबर सवाल देखिए। ट्रांसफार्मर में लेमिनेट कोर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एरी करंट हानि को कम करता है। ठीक है, 12 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांसफार्मर का प्रकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उच्च आवृत्ति ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांसफार्मर के लिए पावर रेटिंग कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वोल्टेज एम्पियर। ठीक है, 14 नंबर सवाल देख लीजिए। रेटेड वोल्टेज के नीचे संचालित करने पर ट्रांसफार्मर का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सेकेंडरी वोल्टेज कम होना। ठीक है, 15 नंबर सवाल देख लीजिए। किस प्रकार का ट्रांसफार्मर प्रेरित माध्यमिक वोल्टेज प्राथमिक वोल्टेज में से कम होता है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 16 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांसफार्मर में कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एरी करंट हानि को कम करने के लिए। ठीक है, 17 नंबर सवाल देखिए। ट्रांसफार्मर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल देख लीजिए। उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी फेराइड और ट्रांसफार्मर। ठीक है, 19 नंबर सवाल देख लीजिए। चुंबकीय सामग्री में हिस्टैरिसीस हानि का क्या परिणाम होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, 20 नंबर सवाल देख लीजिए। करंट ट्रांसफार्मर कोर में कम प्रतिक्रिया और कम कोर नुकसान क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी त्रुटि पाठक को कम करने के लिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 21 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रांसफार्मर पर खुला परिपथ परीक्षण से किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, कोर नुकसान। ठीक है, 22 नंबर सवाल देख लीजिए। पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसका भी आंसर डी हो जाएगा, कोल्ड रोल्ड ग्रेन और रिग्नेंट। ओके, ठीक है, 23 नंबर सवाल देख लीजिए। एक ट्रांसफार्मर में ताम्र हानि का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 24 नंबर सवाल देख लीजिए। फ़ारेनहाइट कोड का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, स्थिति हानि को कम करने के लिए। ठीक है, 25 नंबर सवाल देख लीजिए। कौन सा मान एक पिकोफैराड के बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 10⁻⁻12 फैराड। ठीक है, 26 नंबर सवाल देख लीजिए। संधारित्र की कौन से गुण इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा संग्रहित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कैपेसिटिव रिएक्शन। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 27 नंबर सवाल है। संधारित्र के मान को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? यानी संधारित्र को मापने के लिए फैराडे का इस्तेमाल किया जाता है, यानी आंसर हो जाएगा आपका सी। 28 नंबर सवाल देख लीजिए। ट्रिमर संधारित्र का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फाइन ट्यूनिंग। ठीक है, 29 नंबर सवाल देख लीजिए। स्पेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए किस प्रकार में संधारित्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इलेक्ट्रोलाइटिक एटलम प्रकार। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 30 नंबर सवाल देख लीजिए। ओपन सर्किट फॉल्ट होने पर इलेक्ट्रोलाइटिक
कैपेसिटर का प्रभाव क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। यह कार्य नहीं करेगा, यानी काम करना ये बंद कर देगा। ठीक है, 31 नंबर सवाल देख लीजिए। सर्किट में कुल धारिता की मान की गणना कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वी, यानी 6 UF। ठीक है, एक और आगे देख लीजिए। 32 नंबर सवाल देख लीजिए। एक संधारित्र के धारिता का मान क्या होगा जिसे 35 वोल्टेज पर चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम्ब की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 0.14 F। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 33 नंबर सवाल देख लीजिए। यदि कुंडली के बीच की दूरी बढ़ती है तो कुल प्रेरक तत्व का प्रभाव क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, 34 नंबर सवाल देख लीजिए। संधारित्र में डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का उपयोग कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। प्लेटों के बीच किसी भी धारक के प्रवाह को रोकता है। ठीक है, 35 नंबर सवाल देख लीजिए। संधारित्र में धारिता का मान किस कारक द्वारा निर्धारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्लेटों का क्षेत्र। ठीक है, किसका क्षेत्र? प्लेटों का क्षेत्र। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 36 नंबर आपका सवाल है। 36 नंबर सवाल है, धारिता के मान को किस तरह कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाकर। ठीक है, 37 नंबर सवाल देख लीजिए। समांतर में जुड़े 3 संधारित्रों के लिए प्रभावित धारिता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, C1 C2 C3। ठीक है, आप 38 नंबर सवाल देख लीजिए। विद्युत परिपथ में चालकता के लिए चुंबकीय सर्किट में समानार्थक शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, परमियंस। ओके, आगे देख लेते हैं। 39 नंबर सवाल देख लीजिए। एम्पेलिबिलिटी को बदलने का कारण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी फ्लक्स का घनत्व। ठीक है, 40 नंबर देख लीजिए। सर्किट का प्रतिबाधता कितना होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 50 ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 41 नंबर सवाल देख लीजिए। LC श्रेणी सर्किट के प्रतिबंध की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि Z=√R² प्लस ब्रैकेट XL/XC²। ठीक है, 42 नंबर सवाल देख लीजिए। किस स्थिति को अनुदान RLC सर्किट कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी XL=XC। ठीक है, 43 नंबर सवाल देख लीजिए। ऐसी श्रेणी सर्किट के अनुदान आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, धारिता मान को कम करके। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 44 नंबर सवाल देख लीजिए। अनुदान आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हर्ट्ज। ठीक है, तो आप लोग को बता दें, इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 से 44 तक कंप्लीट हो चुका है। तो आप लोग को बता दें कि अगर मेरा वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो देखिएगा, अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो करेगा कौन? अगर आप मोटिवेट हमें नहीं कीजिएगा तो फिर कैसे होगा? कैसे फिर वीडियो हमको बनाने का मन करेगा? नहीं मन करेगा। इसलिए कि थोड़ा अगर वीडियो में कहीं से अगर आप लोग को अगर समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कहीं से कुछ कमी है तो कमेंट करके बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। चलिए, ओके।